अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ इम्तियाज़ अली फ़िज़िक्स मेंटोर। तो आज हम क्लास 10th के ऊपर बात करेंगे। और क्लास 10th का जो आज का हमारा प्रॉब्लम सीरीज़ है, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम इक्विलिब्रियम है, उसका पार्ट 2 करेंगे। पहला पार्ट हम कर चुके हैं, उसमें जो इसी चैप्टर के ही प्रॉब्लम थे मगर वो इक्विलिब्रियम के नहीं थे, यानी कि वो टार्क से रिलेटेड थे और कपल से रिलेटेड थे। तो इसी हवाले से जो है मैंने वो अलग वीडियो बनाई हुई है, ये ख़ास तौर पे इक्विलिब्रियम के हवाले से हैं। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना, क्योंकि जो स्टैटिक्स के यानी कि इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम होते हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होते हैं। तो कोई भी स्टेप इसका मिस नहीं करना। अगर आप कोई भी स्टेप मिस करोगे तो आपको ये प्रॉब्लम समझ नहीं आएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम हो तो उसमें हम जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो या रेस्ट में हो तो उसे कहते हैं वो चीज़ जो है इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है। और उसकी जो कंडीशंस, मिसाल के तौर पर यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम हूँ। कोई भी गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो भी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है। तो इसकी 3 स्टेट्स होती हैं और 2 कंडीशंस होती हैं। यहाँ मैं स्टेट्स का ज़िक्र नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ जो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, तो मैं कंडीशन का ज़िक्र करूँगा। तो पहली कंडीशन ये है, देयर आर 2 कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट वन इज़ दैट कि जो भी किसी बॉडी की जो बॉडी इक्विलिब्रियम में है उसके ऊपर जितने भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं और उनको अगर सम करें, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उनका सम करें तो वो उनका सम जो है बराबर आ जाएगा ज़ीरो के, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ज़ीरो। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है? टार्क जो होती है वो भी इक्विलिब्रियम के से रिलेटेड होती है। तो सेकंड कंडीशन ये है कि सम ऑफ ऑल टार्क्स एक्टिंग ऑन इक्विलिब्रियम बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है कोई भी चीज़ अगर इक्विलिब्रियम है तो उसमें टार्क भी, जो नेट टार्क है वो भी ज़ीरो होगी, यानी कि टोटल टार्क है वो भी ज़ीरो होगी। और उसके अलावा जो उसके ऊपर फोर्स लग रही हैं अगर उसे हम सम अप करें तो वो भी ज़ीरो हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ तो या यहाँ मेरी ये आपको पेन नज़र आ रही है जहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, जहाँ पे मैंने रखी हुई है। तो जितना वेट इसका है उतना ही इसको नॉर्मल रिएक्शन नीचे से ये बुक दे रहा है, यानी कि ग्राउंड दे रहा है। ठीक है। जितना इसका वेट है तो उसका इसका उतना ही रिएक्शन मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, जो इसका जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो हो रहा है, यानी कि जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लग रहा है। और फोर्स इक्वल हैं तो इसीलिए हमने इनको कैंसिल आउट कर लिया। और ये जो है ये इसके इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो लग रहा है। वैसे फोर्स लग रहे हैं, बाकी जो है नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे कि कोई भी बिल्डिंग्स होती हैं उनके ऊपर भी फोर्स लगते रहते हैं मगर उनके ऊपर नेट फोर्स जो होता है वो ज़ीरो होता है। जैसे कि ब्रिजेस होती हैं, बहुत बड़ी ब्रिजेस जो बनाई जाती हैं वो भी इक्विलिब्रियम के इन कंडीशन को फॉलो करते हुए बनाई जाती हैं। यानी कि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करती हैं। ठीक है। तो ये जो है यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ से आया, तो पहले पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि मैकेनिक्स की क्लासिकल मैकेनिक्स की जो हैं 3 ब्रांचेज हैं। ठीक है। क्योंकि मैकेनिक्स के और भी पार्ट्स हैं, जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स हो गई, क्वांटम मैकेनिक्स हो गई, रिलेटिविटी मैकेनिक्स होगी, और उसके साथ साथ एक है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो उसके जो हैं ये 3 पार्ट्स हैं, यानी कि 3 ब्रांचेज हैं उनकी। एक होती है काइनेमेटिक्स, दूसरी होती है डायनामिक्स और तीसरी होती है स्टैटिक्स। जो स्टैटिक्स होती है तो उसमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इक्विलिब्रियम पे ही होती हैं और उन्हीं चीज़ों को हम मज़ीद स्टडी करते हैं। यानी कि स्टैटिक में अगर उसकी मैं आपको डेफिनेशन यहाँ बता दूँ तो डेफिनेशन ये है कि
अगर किसी के ऊपर फोर्स भी लग रहा हो और वो चीज़ रेस्ट में हो और उनको वो क्यों रेस्ट में वो चीज़ें वहाँ पड़ें, तो उसे कहते हैं स्टैटिक्स। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं इक्विलिब्रियम की वो क्लियर हो गई होंगी। तो अभी चलते हैं केस, देखते हैं कि किस तरह से हम इक्विलिब्रियम के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाते हैं। ये तो 10th लेवल तक है, मगर फर्स्ट ईयर और इंटर में भी इसके प्रॉब्लम होते हैं। और यहाँ जो है हम 10th लेवल के ऊपर बात करेंगे। और मेन जो इसका सॉल्यूशन होता है ये होता है कि पहले हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई भी प्रॉब्लम हो उसके ऊपर अप्लाई कर लेते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू दी ज़ीरो, ये वाली कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। अगर वो कोई भी फोर्स ब्रेक डाउन हो रहा है तो उसको हम रेक्ट एंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लेते हैं, यानी कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई में ब्रेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई भी फोर्स है, यहाँ फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो ये इनके दो लाजमी कंपोनेंट हैं, ठीक है। कितने कंपोनेंट हैं? दो कंपोनेंट हैं, एक एक्स कंपोनेंट है इसका और वाई कंपोनेंट है, ठीक है। तो या तो उसी फोर्स को जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको ब्रेक करेंगे, उसका सम करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम दूसरी चीज़ भी इनके साथ करते रहें जाएंगे कि जो पॉजिटिव फोर्स होते हैं, यानी कि यहाँ पॉजिटिव एक्स है इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं और कोई दूसरा यहाँ नेगेटिव एक्स है उसके ऊपर लग रहे हैं, तो पॉजिटिव फोर्स वाले माइनस करवाएंगे नेगेटिव फोर्स में से, ठीक है। मिसाल के तौर पर F1 जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, F2 जो है नीचे की तरफ लग रहा है, तो इन दोनों को माइनस करा लेंगे। और इसी के साथ टार्क भी इसी तरह से होगी, तो उसको भी हम माइनस कराएंगे। यानी कि पहला स्टेप ये है कि हम उनको ब्रेक करेंगे, ठीक है। जो फोर्सेस हैं हमें उनको हम ब्रेक करेंगे। दूसरी कंडीशन भी हम अप्लाई करेंगे और बहुत सारी जगहों पे दूसरी कंडीशन अप्लाई की जाती है, बहुत सारी जगहों पे नहीं भी की जाती। तो ये लाजमी नहीं है कि इक्विलिब्रियम वाले जो प्रॉब्लम है उनमें दोनों ही कंडीशन अप्लाई करें। कहीं कहीं ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, मगर वो सॉल्व हो जाता है तो हम उसके ऊपर जो आगे वाली सेकंड कंडीशन है वो अप्लाई नहीं करते। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बातें बताता जाऊँगा तो ये जो है प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगा। तो प्रैक्टिकली एक ही प्रॉब्लम हम इसके ऊपर कर देखते हैं जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं। अब यहाँ देखो, टू 10 kg masses are suspended at the ends of the rope which passes over a light frictionless pulley। इसका मतलब ये है कि दो मासेस ऊपर से बंधे हुए हैं दो एंड्स के किसी रस्सी के। मिसाल के तौर पर यहाँ मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, ये एक पुली है, ये मास 1 है, ये मास 2 है, ये 10 kg हैं, तो इसका मतलब ये रेस्ट में हो गए, ये 10 kg है, ये भी 10 kg है, ठीक है। ये बंधे हुए हैं, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है वहाँ तक मैंने ये बना लिया है। अब ये भी 10 kg है, ठीक है। which passes over a frictionless pulley, the pulley is attached to a chain which goes to ceiling as shown in figure। यहाँ कोई फिगर नहीं दिखाई हुई तो इसीलिए, और इसी के साथ पुली के साथ एक चैन लगा हुआ है, यानी कि जंजीर लगा हुआ है। तो वो जो है वो जंजीर जो है वो फिर ऊपर लगा हुआ है, किसके ऊपर लगा हुआ है? सीलिंग के ऊपर, छत के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या पूछ रहा है, आगे देखते हैं। आगे ये शॉन इज फिंगर, व्हाट इज द टेंशन इन ए एंड बी चेन। इसका मतलब है ए और बी चेन में टेंशन कितनी है वो हमें बता दो। अब ये तो एक स्ट्रिंग हो गई, ये इसको ए कर लेते हैं और बी वाली जो चेन है ऊपर उसके ऊपर बी लिख लेते हैं। तो इसी को हम आगे सॉल्व करेंगे, इसी हिसाब से सॉल्व करेंगे। हमने कंसीडर किया है कि कोई ए है कोई बी है, आप कोई भी कंसीडर कर सकते हैं, मगर जो हमारा जो मेथड होगा सॉल्व करने का वो एक सेम ही होगा। तो मास ऑफ ईच बॉडी हम देख लेते हैं, मास इज इक्वल टू 10 kg और वेट ऑफ ईच बॉडी। अब मास दिया गया है तो हम इससे वेट जो है वो निकाल सकते हैं आसानी से, W इज इक्वल टू mg वाले फार्मूला से। तो m की जगह पे 10 पुट करेंगे और g की वजह से g का जो वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसे ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 न्यूटन वेट आ जाएगा,
किसका वेट आएगा? जो मासेस यहाँ दो मासेस जहाँ हैंग हुए थे एंड के साथ बंधे हुए थे, उनका जो वेट है इतना हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हमने मास, अभी ये सवाल पैदा हो रहा है कि हमने भाई मास को वेट में क्यों कन्वर्ट किया? वेट भी एक तरह का फोर्स है, तो इसीलिए हमें कोई ना कोई फोर्स की ज़रूरत है, क्योंकि मास को तो हम ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये तो कंडीशन में है ही नहीं। हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में यही है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो, तो हमें फोर्स चाहिए। जो वेट है ये भी एक तरह का फोर्स ही होता है। ठीक है, तो अभी आगे चलते हैं और देख लेते हैं। लेट द टेंशन इनटू द सेगमेंट ऑफ स्ट्रिंग बी T1 एंड T2। इसका मतलब ये है कि जो हमने मासेज वो, यानी कि यहाँ मैं बना देता हूँ, ये पुली है, ये ठीक है। तो ये हम किसी भी एक को टेंशन 1 कर लेते हैं, इसमें टेंशन 1 है। ठीक है, और इसका जो दूसरा सेगमेंट है, ये वाला सेगमेंट है, यहाँ पुली से यहाँ तक जो है, इसका जो है ये T2 कर लेते हैं, यानी कि T1 इसमें मास 1 में और T2 जो है मास 2 में। तो ये मैंने लिख लिया है यहाँ, एज द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब ये मूव नहीं कर रहे हैं, ये मास ऊपर नहीं आ रहा, ये नीचे नहीं आ रहा, यानी कि दोनों ही रेस्ट में। कोई चीज़ रेस्ट में होगी तो तभी तो इक्विलिब्रियम में होगी। अब यही चीज़ हमने लिखी हुई है। ठीक है, तो ए क्या फाइंड आउट करें? द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या करेंगे? सम ऑफ ऑल फोर्सेस, फर्स्ट कंडीशन यहाँ लिख लो, ये क्या है? फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है? सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ सम ऑफ ऑल एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं उनका सम करें और उनका रिजल्टेंट निकालें। तो एफ समेशन की ये सिंबल है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। देयर आर नो फोर्सेस एक्टिंग इन द बॉडी एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तो एक्स डायरेक्शन के कोई भी फोर्स नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? मिसाल के तौर पर ये रेस्ट में, तो इसे कोई यहाँ कोई खींच नहीं रहा। एक्स, आपको पता है कि ये एक्स कंपोनेंट होता है और बीच में ज़ीरो, तो यहाँ वाई ऊपर होता है और यहाँ माइनस एक्स होता है, ऊपर प्लस वाई होता है और नीचे माइनस वाई था। अब यहाँ ये मूव तो नहीं कर रही, ये जो है मूव तो नहीं कर रही, तो फिर क्या हो रहा है? रेस्ट में, इसी का मतलब है इसके ऊपर कोई भी एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा। तो अब क्या करना है? अब यही लिखना है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन एक्स कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू दी ज़ीरो, यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाई कंपोनेंट के ऊपर कितने लग रहे हैं। ठीक है, अब कंसीडर कर लेते हैं कि T1 और T2 जो हैं वो बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? तो ये देखो, अगर T1 और T2 बराबर हैं तो इसीलिए ये रेस्ट में हैं दोनों मासेस। अगर T1 और T2 बराबर ना होते तो ये जो है हमारा जो सिंपल पेंडुलम है या कोई भी सिस्टम है, ये पुली वाला जो सिस्टम है, ये मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी कि ये इसीलिए ये रेस्ट में है, तो इसका मतलब है टेंशन दोनों की सेम है। यही मैंने ये चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ देखो, आगे थोड़ा देख लेता हूँ। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि ये मूव नहीं कर रहे हैं। और वाई एक्सिस के ऊपर देखो तो सम ऑफ, पहली कंडीशन ये है कि वाई एक्सिस के ऊपर हम जब देख रहे हैं तो यहाँ देखो ये सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। ये कंडीशन में लिखा हुआ ये तो ज़ीरो है, मगर ये ज़ीरो नहीं है। हम इसको क्या करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे। मिसाल के तौर पर वो सेम डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो है टेंशन जो होती है वो ऊपर की साइड होती है। ठीक है, T1 ऊपर की साइड है और T2 भी ऊपर की साइड है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों नीचे खींच रहे हैं वेट इनका, और जो टेंशन है वो ऊपर खींच रही है। तो इसीलिए ये T1 का डायरेक्शन पॉजिटिव वाई के ऊपर है। ये ऊपर हो गया, ये भी ऊपर है, तो ये भी ऊपर है, इसका मतलब ये पॉजिटिव वाई है। और अब ये पॉजिटिव वाई कौन सा है? T1 T2, इसका वैल्यू नहीं मिला हुआ तो इसीलिए मैंने T1 लिखा हुआ है और इसको T2 लिखा हुआ है। अगर वैल्यू होता तो मैं यहाँ उसका वैल्यू लिख देता। अब ये तो एक्स यानी कि वाई कंपोनेंट का ऊपर वाला हिस्सा था, पॉजिटिव वाई था। अब इसके नीचे भी तो होंगे नेगेटिव वाई, यानी कि नीचे नीचे वाली साइड से भी कोई फोर्सेस लग रहे हैं। तो नीचे वाली साइड से देखो तो इनका वेट है दोनों का 98 न्यूटन, एक का वेट है, दूसरे का भी वेट है वो 98 न्यूटन है। तो ये तो प्लस वाले फोर्स हो गए। अब इन दोनों को माइनस करेंगे।
ठीक है, ये ने इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसीलिए माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया। यानी कि M1 और जो W1 और W2 थे उनका वेट तो इक्वल था 98, तो इन दोनों को माइनस में रख लिया। माइनस का मतलब मैंने बता दिया है कि इसका जो डायरेक्शन है टेंशन के अपोजिट है, तो इसीलिए मैंने नीचे इनको माइनस में लिख लिया है। अब ये तो हो गया ज़ीरो। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ ज़ीरो रखेंगे तो यहाँ T1 प्लस T2 हो जाएगा। अब ये जो है इन दोनों को क्या करेंगे, एक साइड भेजेंगे। जब ये पहले प्लस के हैं, अगर ये ज़ीरो की दूसरी साइड चले जाएंगे, यानी कि यहाँ चले जा रहे हैं, तो ये पहले एक जा रहा है तो ये क्या बन रहा है, प्लस 98। और फिर ये जा रहा है, ये क्या बन गया, प्लस 98। अब दोनों को जब सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 196। अच्छा, ये तो सम किया, इतना आ गया। अब यहाँ क्या करें, हमें पता है कि T1 और T2 दोनों बराबर हैं, इसीलिए वो चीज़ रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही। इसीलिए हम T1 और T2 की जगह पे T रख देंगे, T प्लस T। अगर आपको पता हो अलजेब्रा के, अगर x प्लस एक्स जो होता है वो 2x होता है, तो यहाँ T प्लस T क्या होगा, हो जाएगा 2T हो जाएगा, क्योंकि बेस और पावर इनके सेम है। अगर बेस और पावर सेम होते हैं तो हम अलजेब्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ 2T हो गया तो 2T। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो अब ये 2T है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड करेगा तो 98 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये टेंशन इन ईच ड्रॉप जो है 98 न्यूटन है। इसका मतलब है जितना वेट नीचे की साइड है उतनी ही टेंशन ऊपर की साइड है। अगर टेंशन इससे ज़्यादा या कम होती तो क्या होता, तो ये मसला ये पैदा हो जाता। तो टेंशन अगर ज़्यादा होती तो जो वेट था वो ऊपर की साइड जाता, अगर वेट ज़्यादा होता तो वो नीचे की साइड होता। इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इसीलिए रेस्ट में हैं। फर्स्ट कंडीशन हमने अप्लाई कर ली है। अब देखेंगे और T3 को भी फाइंड आउट करेंगे। अगर और आगे मज़ीद हमें इनको, यानी कि इनकी जो कंडीशन है अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ी तो आगे भी करेंगे। अच्छा, यहाँ तक जो हमने निकाला हुआ है वो क्या निकाला हुआ है, वहाँ सिर्फ और T1 और T2 निकाला हुआ है। यानी कि ये पुली है, ये T1 है, ये T2 है, ये दोनों हमने निकाले हुए हैं। और यहाँ पे एक चेन लगा हुआ था जो T3 था, वो हमने नहीं निकाला, तो वो अभी निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, यहाँ मूव नहीं हो रहे, और वाई डायरेक्शन में कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। या फिर हम इसको सिंपलीफाई इसी तरह से भी कर सकते हैं, यानी कि जो टेंशन इसमें थी और इस रॉ में थी, वो इस पुल्ली के नीचे वाली साइड थी, और जो T3 है उतनी ही हो जाएगी अगर हम उसको सम अप करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2, टेंशन 1 प्लस टेंशन 2। जब जो दोनों मिलकर एक ही टेंशन इसके अंदर आ रही है ना, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादा टेंशन है, ये टेंशन 1 है, टेंशन 2 है, दोनों मिलकर ये एक ही, यानी कि इतना ही वेट इसके ऊपर लगा रही हैं, तो इसीलिए टेंशन इसमें ज़्यादा है। तो इसका मतलब है T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब T1 क्या है, T2 क्या है, ये तो इक्वल ही है, 98 है। तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 198 न्यूटन T3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये डाउनवर्ड फोर्स लिखा हुआ है, अपवर्ड फोर्स, यानी कि इसका मतलब है जो दोनों वेट हैं वो भी 196 होंगे, क्योंकि इसका भी 98 kg है और इसका भी 98 kg है। अगर वेट के हिसाब से आप सॉल्व करो तो वही भी आंसर सेम आएगा। मिसाल के तौर पर हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर रहे हैं, एक्स कंपोनेंट में कोई फोर्स लग नहीं रहेंगे, वाई कंपोनेंट में कितने फोर्स लग रहे हैं, T3 बराबर है, किसके बराबर है, ये दो फोर्स लग रहे हैं, 98 न्यूटन वेट है, 98 न्यूटन वेट है, ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। अब दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमें 196 न्यूटन आ जाएगी, जो कि न्यूटन जो है वो यूनिट है टेंशन का। टेंशन भी एक तरह की फोर्स ही होती है। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आगे वाला प्रॉब्लम, और वो भी रिलेटेड होगा इसके साथ।
6.5 है तो 6.4 हमने सॉल्व कर लिया है। तो 6.5 ये है कि फाइंड द टेंशन इन ईच कॉर्ड इन द फिगर इफ़ द वेट ऑफ द सस्पेंडेड बॉडी इज़ 980 न्यूटन। अब यहाँ देखो ये T1 है और ये T2 है और ये T3 है। T1 T2 T3 हमें फाइंड आउट करने हैं और ये इसका जो नीचे वेट दिया गया हुआ है वो 980 है। तो अब जो है जो जिस तरह से मैंने कहा था कि आपको कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करनी पड़ती हैं, तो यहाँ जो है आप मज़ीद क्लियर सीख पाओगे। तो आपने अच्छी तरह से फिगर देख ली है और टेंशन भी मैंने बता दी है कि कहाँ कहाँ टेंशन है। ये T1 है, ये T2 है, T3 है और वेट भी मैंने आपको बता दिया है 980 न्यूटन है। तो अब डेटा भी सॉल्व कर लेते हैं। डेटा क्या है, वेट जो है हमें 980 न्यूटन दिया गया है। अब यहाँ देखो इनके दरमियान जो एंगल है वो 45 डिग्री है यहाँ, यानी कि T1 की जो एंगल है वो 90 डिग्री है, T2 की जो एंगल है वो 45 डिग्री है और इनका कोई पता नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो फिगर देख रहे थे ये पिछले वाले की है, तो इसको कोई घबराना नहीं कि ये सर कौन सी फिगर आ गई है बीच में। तो यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, ये देखो T1 फाइंड आउट करना है, T2 और T3 फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करें हम, ये अभी अच्छी तरह से समझ लो, गौर कर लो, ऐसे ना करना कि सर हमें समझ नहीं आया। बहुत ही ध्यान दे दो यहाँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम है। तो शुरू करते हैं। T1 फाइंड करनी है, T2 फाइंड करनी है और T3 फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो T2 हमें मिली गई हुई है उनको ब्रेक डाउन करेंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, T1 को ब्रेक डाउन करो या T2 को ब्रेक डाउन करो। जिनकी एंगल मिली हुई हैं उनको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ के T1 की एंगल मिली हुई है 90 डिग्री और T2 की जो है वो भी एंगल मिली हुई है 45 डिग्री। तो इनको हम ब्रेक करेंगे, किस में ब्रेक करेंगे, एक तो एक्स कंपोनेंट में, इसका एक्स कंपोनेंट यहाँ होगा। तो एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ये टी और उसके साथ यहाँ T2 है तो T2 आ जाएगी और एक्स कंपोनेंट के साथ आपको पता है कि कास थीटा लगती है। यहाँ जो थीटा है 45 डिग्री है तो यहाँ एंगल भी 45 डिग्री ही लगेगी। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए ये मैंने नहीं समझा रहा, मगर जो जितनी एंगल यहाँ होती है वो भी इतनी आ जाती है, ठीक है। और ये तो इसका एक्स कंपोनेंट हो गया। अब इसका वाई कंपोनेंट भी ऊपर की साइड होगा, वो कितना होगा, वो होगा T2। अब y के साथ क्या लगता है, साइन थीटा लगता है, साइन 45 डिग्री लगा देते हैं। अब यही चीज़ें, यानी कि पहला स्टेप ये था कि हमने जो T2 था उसको हमने रिजॉल्व किया, ब्रेक डाउन किया। T2 कास 45 डिग्री हो गई और T2 साइन 45 डिग्री हो गई यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम कंडीशन अप्लाई करेंगे। अब देखेंगे कि एक्स कंपोनेंट पे कितना फोर्स लग रहा है और वाई कंपोनेंट पे कितना फोर्स लग रहा है। अब इस इक्वेशन को पहले गौर से देख लो, T2 cos 45 डिग्री माइनस T1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ देखो जो इक्वेशन मैंने दिखाई हुई थी उसमें ये था कि T2 cos 45 डिग्री माइनस T1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया T2 cos थीटा। ये क्या है, अब मैं आपको यहाँ पॉजिटिव एक्स यहाँ होता है और बीच में ओरिजिन होता है, ऊपर नेगेटिव और नीचे नेगेटिव वाई होता है। तो यहाँ क्या है, नेगेटिव एक्स है। तो ये तो पॉजिटिव एक्स का है। अब ये हो गया ओरिजिन और यहाँ हो गया नेगेटिव एक्स। तो नेगेटिव एक्स को इसको तो ब्रेक नहीं किया तो ये T1 तो T1 ही है, तो इसीलिए ये T1 ही है। तो यानी कि T2 cos थीटा से माइनस करवाएंगे T1। अब क्यों पॉजिटिव से नेगेटिव माइनस करवाते हैं, तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है T2 cos 45 डिग्री माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0 होता है, तो इसीलिए ये 0 हो गया। अब आगे सॉल्व करेंगे, आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। अब ये 45 का जो वैल्यू होता है 0.707 होता है। तो आगे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब T1 यहाँ माइनस में है तो दूसरी साइड जाएगी तो
प्लस में हो जाएगी। T1 का वैल्यू जो है 0.707 T2 आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, यानी कि हमने एक्स कंपोनेंट के जो फोर्स लग रहे थे वो हमने निकाल दिए। तो अब क्या करेंगे, अब वाई कंपोनेंट के जो फोर्स हैं वो निकालेंगे। यहाँ देखो वाई कंपोनेंट के जो फोर्स लग रहे हैं वो आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, पहले मैं आपको यहाँ इक्वेशन दिखाता हूँ, बाद में वही चीज़ें आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ देखो y कंपोनेंट के क्या है, T2 साइन 45 डिग्री माइनस डब्ल्यू। यहाँ माइनस डब्ल्यू क्यों किया है, यहाँ देखो ये तो x कंपोनेंट इसके साथ था, इसके अपोजिट था। y कंपोनेंट के अपोजिट कौन सा है, अपोजिट फोर्स कौन सा लग रहा है, ये वेट लग रहा है, तो इसीलिए वो ही माइनस कराएंगे। अब टेंशन जो है वो तो जाहिर सी बात है वो ऊपर की साइड होगी, वेट नीचे की साइड होगी, तो टेंशन इसमें से माइनस नहीं कराएंगे। तो वेट नीचे की साइड है, इसीलिए नीचे वाले फोर्स ही हम माइनस कराएंगे। ठीक है, तो ये T2 साइन 45 डिग्री माइनस डब्ल्यू, इसीलिए ये जो सेकंड इक्वेशन है इसीलिए लिखी गई हुई है कि T2 साइन 45 डिग्री माइनस डब्ल्यू, वहाँ कास था ध्यान में रहे, यहाँ साइन है W इज इक्वल टू 0, यानी कि वही कंडीशन हमने अप्लाई की, सम ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू 0। अब मज़ीद इसे सॉल्व करेंगे, मज़ीद सॉल्व किया तो T2 का वैल्यू मिल गया। T2 का वैल्यू कौन सा मिल गया, T2 इज इक्वल टू 1386। अब T2 का जब वैल्यू मिल गया तो हम इसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ जब हम T2 का वैल्यू पुट करेंगे और मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें T1 का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, वही काम किया है, यानी कि वैल्यू पुट किया है। वैल्यू पुट करके यहाँ आप देख सकते हो कि हमने जो T1 है वो भी फाइंड आउट कर लिया, यानी कि T1 और T2 मिल गया। T1 क्या था, 1386 था, और T2 जो था 1386 था, और T1 जो है 980 न्यूटन है। तो अब ये तो हमने अब T1 और T2 फाइंड किया है, अब T3 भी तो फाइंड आउट करना है। T3 आप देख रहे थे तो उसका जो उसके ऊपर x कंपोनेंट के कोई फोर्सेस नहीं लग रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ y कंपोनेंट के फोर्स लग रहे थे। y कंपोनेंट में फोर्स कौन सा था, y कंपोनेंट में फोर्स जो था वो T2 साइन 45 डिग्री था, T2 साइन 45 डिग्री था, और इसके अलावा नीचे जो था वो वेट था। अब उसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपको जो ऊपर वाली साइड है, आप मिसाल के तौर पर यहाँ जो है वो मास आपने हैंग किया हुआ है, ठीक है, यानी कि 980 जो न्यूटन वेट है वो यहाँ है, और उसके साथ उसी स्ट्रिंग में जो है वो टेंशन ऊपर की साइड है। ठीक है, यानी कि टेंशन को आप ये एफ ऑफ एक्स पे तो इसके फोर्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, यानी कि यहाँ को इधर और इधर कोई फोर्स नहीं लग रहे, ऊपर और नीचे लग रहे हैं। तो ऊपर वाला एफ ऑफ वाई होता है और नीचे वाला एफ ऑफ वाई होता है, मगर ये ऊपर वाला प्लस वाला होता है, नीचे वाला माइनस वाला होता है। तो प्लस वाले से माइनस वाला माइनस कराएंगे, तो जब ये माइनस कराएंगे तो T3 ये हमारी एक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ वाई के ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं T3 माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। T3 माइनस 980 इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस का है, यहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। T3 इज इक्वल 980 न्यूटन, तो T3 कितनी आ गई, 980 न्यूटन आ गई। तो रिज़ल्ट क्या आया, रिज़ल्ट यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टेंशन 1 में था वो था 980 न्यूटन, ये राउंड ऑफ करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब टेंशन इन सेकंड कार्ड में कौन सा था, 1386 था, और टेंशन इन थर्ड कार्ड 980 न्यूटन था। तो इसका मतलब है हमने तीनों टेंशन निकाल ली हैं। तो आगे वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, वो भी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। अच्छा, तो इसका डेटा क्या है, पेंटर वेटिंग 150 न्यूटन, यानी कि एक पेंटर है जिसका वेट कितना है 150 न्यूटन, इज स्टैंडिंग ऑन दी यूनिफॉर्म प्लैंक 10 मीटर। अब ये शुरू से थोड़ा मैं आपको डेटा भी बता दूं कि ये एक पेंटर खड़ा हुआ है जिसका वेट 150 न्यूटन है, और ये कितने मीटर पे खड़ा हुआ है, 2 मीटर पे खड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 2 मीटर है। अब ये जो प्लैंक है यानी कि जो फटा है उसकी जो टोटल लेंथ है वो 10 मीटर है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं।
2 मीटर फ्रॉम दी वन एंड, यानी कि एंड से, ठीक है। द वेट ऑफ द प्लैंक इज 50 न्यूटन, जो वेट है उस प्लैंक का वो कितना है, इसका जो वेट है, वेट ऑफ प्लैंक कितना है, 50 न्यूटन, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं। एंड इट इज सपोर्टेड बाय 2 ropes एट द एंड्स शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन ropes। इसका मतलब ये है कि जो ये फट्टा है वो 2 रोप्स के ज़रिए हैंग हुआ हुआ है, तो उनके अंदर जो टेंशन पैदा हो रही है T1 और T2, वो हमें बतानी है कि कितनी है, वही हमें बतानी है, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि इसके ऊपर कंडीशंस ही अप्लाई करनी है। तो इससे पहले आगे मैं आपको बता दूं कि आपको इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन ये इसका कौन सा होगा, यानी कि अगर फट्टे को हम घुमाएं तो किस जगह पे वो रोटेट करेगा, घूमेगा। तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो बीच में ही है। इसका इसका मतलब ये है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक एंड से लेकर दूसरे एंड से जो टोटल लेंथ है वो 10 मीटर है, मगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर एक एंड तक जो लेंथ है वो 5 मीटर है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर दूसरे एंड तक जो है वो कितनी है, वो भी 5 मीटर है, तभी तो 10 मीटर हो रहा है। तो ये लाजमी था, ये क्यों, ये मैं आगे आपको बता देता हूँ ये क्यों मैंने आपको बताया हुआ है। अब यहाँ देखो, यहाँ जो चीज़ें हैं, यहाँ 2 मीटर पे जो है, अब उसी को हम क्या कर लेते हैं, सेंटीमीटर में कर लेते हैं, यानी कि स्केल ले लेते हैं कि भाई 10 मीटर जो है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की हुई है। अब यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। अब इसी फट्टे के ऊपर आप देख रहे हैं कि ना ही ये इधर मूव हो रहा है एक्स डायरेक्शन में, या ना ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, यानी कि हिल नहीं रहा। तो इसका मतलब है सम ऑफ ऑल फोर्सेज ऑन एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 0। नो फोर्सेज एक्टिंग ऑन एक्स डायरेक्शन यहाँ लिखा हुआ है। अब वाई के ऊपर तो बहुत सारी फोर्सेज लग रही हैं, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होता है, मगर यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ कौन कौन सी फोर्सेज लग रहे हैं। यहाँ देखो, टेंशन 1 ऊपर की साइड है, टेंशन 2 भी ऊपर की साइड है, यानी कि पॉजिटिव वाई के ऊपर, मिसाल के तौर पर ये ओरिजिन है, ये पॉजिटिव वाई है, और इसके ऊपर नेगेटिव वाई है, ये एक्स पॉजिटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव के ऊपर कितने हैं, T1 प्लस T2, ये प्लस के हैं इसीलिए, पॉजिटिव के हैं तो इसीलिए प्लस के लिखे हुए हैं। और नेगेटिव के कितने हैं, नेगेटिव के भी आप देख सकते हैं कि जो वेट 1 है और वेट 2 है वो नेगेटिव है। अब वेट 1 और वेट कौन सा था, वेट 1 एक तो था, एक जो पेंटर खड़ा हुआ था उसका वेट था 150 न्यूटन, और दूसरा इस फट्टे का भी वेट था, फट्टे का वेट कितना था, 50 न्यूटन था। तो ये नीचे की साइड ने इसीलिए नेगेटिव लगाया हुआ है। अब जब ये नेगेटिव नेगेटिव में आपस में मिल जाते हैं तो उनको ऐड करके रख लेते हैं, यानी कि प्लस 50 प्लस 150, तो 200 हो जाएंगे, 200 को माइनस की सिंबल लगा देते हैं। ये अलजेब्रिक कंडीशन होती है, ये आप सॉल्व कर लेना। अब इसको ये प्लस का ये दूसरी साइड में भेजेंगे, यानी कि इज इक्वल टू की दूसरी साइड भेजेंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो T1 प्लस T2